के गांव में सोमनाथ अपनी माँ सुचित्रा और पत्नी संध्या के साथ रहा करता था। एक दिन, ये लो तुम्हारी पगार, आगे बढ़ो। अब तुम्हारी बारी है सोमनाथ, ये लो तुम्हारी महीने की पगार। मालिक, इसमें 300 रुपए कम है। कुछ याद भी रहता है तुम्हें? तूने 300 रुपए पिछले हफ्ते अपनी माँ की दवाई के लिए उधार लिए थे, वो काटे हैं। मालिक, उसके बदले मैंने 3 दिन फालतू समय देकर काम भी तो किया है। फालतू में देकर कौन सा एहसान किया? उसके बदले कई बार देर से भी तो आता है, हिसाब बराबर। सोमनाथ निराश होकर घर आ जाता है। पर ये तो सरासर धोखेबाजी है ना। एक तो आपसे इतना काम करवाया और ऊपर से 300 रुपए काट भी लिए। यह तो जमींदार साहब ने बहुत ही गलत बात की है। बहू, ये जो कुछ अमीर लोग होते हैं ना, इनका कलेजा बहुत ही छोटा होता है। ये लोग हमेशा अपने से गरीब लोगों को दबाने के बारे में ही सोचते हैं। उन्हें तो पता होता है गरीब बेचारे हैं, उनके सामने कुछ कह नहीं पाएंगे, इसलिए ये लोग लगातार गरीबों के सीधेपन का फायदा उठाते हैं। और फिर इसी तरह सोमनाथ खेतों पर पूरी मेहनत और लगन से काम करता, फिर भी उसे पैसे बहुत कम मिल रहे थे। एक सुबह, संध्या, पूजा का सारा सामान एक टोकरी में रख ले, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अम्मा, बैलगाड़ी आ गई है, चलो संध्या जल्दी आओ। आज कितने वर्षों बाद मैं अपने कुल गुरु के मंदिर जाकर पूजा करूंगी। कितने समय से तुम्हारी शादी के बाद आऊंगी ऐसे कह कर रखा था। अम्मा, मंदिर आ गया है, उतरो। सुचित्रा सोमनाथ और संध्या के साथ अपने कुल गुरु की पूजा करती है। वापसी में सोमनाथ बैलगाड़ी को रुकवाता है। अब अम्मा चलो, यहाँ भी माथा टेक लो। घर तो अभी थोड़ी दूरी पर ही है, आप लोग यहाँ अचानक क्यों रुक गए? यहाँ सामने जमीन देख रही हो संध्या? एक वक्त ऐसा था जब तुम्हारे ससुर जी यहीं पर हल चलाया करते थे। मुझे आज भी वो दिन याद है। फ्लैशबैक। सुचित्रा, इस बार चावल की खेती करके बहुत पैसा आ जाएगा। कुछ ही समय में अच्छी फसल हो जाएगी। आपने इतनी मेहनत से फसल उगाई है तो मेहनत रंग लानी ही है ना। प्रेजेंट डे। पर पता नहीं किसकी नजर लग गई, सारी फसल कीड़े रे खा गए और धीरे धीरे हमारी ये जमीन बंजर हो गई। और इसी सदमे के कारण तुम्हारे ससुर जी का भी देहांत हो गया था। अम्मा, मन छोटा मत करो। अम्मा चलिए घर चलते हैं। सुचित्रा सोमनाथ और संध्या के साथ घर लौट आती है। संध्या सुचित्रा से यूँ पूछती है, अम्मा, उसके बाद फिर दोबारा आप लोगों ने उस खेत में फसल उगाने के बारे में नहीं सोचा? नहीं बहू, सोमनाथ बहुत छोटा था, मजदूरी करके मैंने उसे बड़ा किया, इसलिए कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। और अब तो बहुत साल बीत चुके हैं, और फिर बंजर जमीन पर खेती भला क्या ही उगेगी। तुम्हारे ससुर जी भी चावल उगाने का सपना अपने साथ ही लेकर चले गए। अम्मा, क्यों ना हम अपनी जमीन पर चावल की खेती करें? अरे बहू, यह मुश्किल काम है। अब भला उस बंजर जमीन पर कौन हल चलाएगा बताओ? उस जमीन पर खेती करना कोई आसान काम नहीं है बहू। पर अम्मा, कोशिश करके देखने में क्या जाता है? क्या पता हम लोगों की मेहनत से खेत पर दोबारा चावल की खेती सफल हो जाए, बाबूजी का सपना भी पूरा हो जाएगा और उनकी आत्मा को भी खुशी मिलेगी। बस एक बार मेरे साथ आप इस काम के लिए हाँ कर दीजिए अम्मा, फिर हम दोनों सास बहू और इस चावल की खेती की मेहनत रंग जरूर लाएगी। मैं भी जब इन्हें दूसरों की खेती में काम करते हुए देखती हूँ और फिर भी जब इन्हें अपनी मेहनत के पैसे नहीं मिलते तो मुझे बहुत बुरा लगता है अम्मा। अब मैं इन्हें और इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। ठीक है बहू, सोमनाथ को आने दे, फिर मैं उससे बात करती हूँ और फिर जैसा तू कहेगी हम वैसा ही करेंगे। सोमनाथ के आने पर सुचित्रा और संध्या उसे चावल की खेती करने के बारे में बताती हैं, जिसे सुनकर सोमनाथ मना कर देता है। कहाँ दिमाग है तुम्हारा? चावल की खेती करना कोई आसान काम नहीं है, और वो भी एक बंजर जमीन पर। भूल जाओ अम्मा, ये एक सपना ही रहेगा और इसे सपना ही रहने दो। हम लोगों के अपने खेत पर भी कभी फसल नहीं हो सकती।
हमें दूसरों के यहाँ ही नौकरी कर कर कमा कर खाना पड़ेगा। और संध्या, तुम माँ से इस बारे में कह रही हो, मैं इस बात के लिए कभी हाँ नहीं करूँगा। गांव के लोगों और जमींदार ने सुन लिया ना कि तुम लोग ये बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, तो सब हंसेंगे हमारे ऊपर। सोमनाथ, एक बात कान खोलकर सुन ले। अब मैं अपनी बहू का साथ दूंगी। अगर ये तेरे बाबूजी का सपना पूरा करना चाहती है तो मैं भी इसमें इसकी सहायता करूंगी। अम्मा, तुम दोनों को जो करना है वो करो, पर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। हाँ। सोमनाथ संध्या और सुचित्रा दोनों की मदद करने से मना कर देता है। संध्या और सुचित्रा खेत के पास जाती है और वहाँ पर सारी साफ सफाई का काम देखती है। उधर जब ये बात जमींदार को पता चलती है तो वो तुरंत हंसते हुए सोमनाथ से ऐसे कहता है। सोमनाथ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी माँ और पत्नी दोनों बंजर जमीन पर चावल की खेती करेंगी। तुमने उन्हें समझाया नहीं कि चावल की खेती करना कितना मुश्किल है? समझाया था ना मालिक, पर दोनों में से किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। कोई नहीं, उनको अपनी जिद पूरी करने दो, अपने आप थककर हार कर घर वापस आ जाएंगी। अम्मा, आप यहाँ से पानी का पाइप खोल दीजिए और मैं यहाँ हल चलाती हूँ। पहले जमीन की सिंचाई करनी होगी। संध्या बहू, आकर एक रोटी खा ले। कब से कुछ नहीं खाया है तूने? हाँ माँ, बस अभी आती हूँ, थोड़ा सा ही रह गया है खेत। धीरे धीरे मेहनत करके संध्या और सुचित्रा ने खेत को ठीक करके वहाँ चावल की फसल उगा दी। संध्या, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तेरी वजह से सोमनाथ के बाबूजी का सपना पूरा हो रहा है। बस माँ जी, अब आप देखती जाइए, कुछ ही समय में हमारे खेत में चावल की फसल लहराने लगेगी। और फिर एक दिन खेत में चावल की फसल की लहर लगती है। यह देखकर सुचित्रा और संध्या दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। अम्मा, अब यह फसल की कटाई हो जाए तो अच्छे दामों में बाजार में बेच देंगे, फिर हमें पैसों की भी कमी नहीं होगी कभी। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। कल ही हम किसी ठेकेदार से बात करके हमारी फसल बिकवाते हैं। एक बार खेत पर जाकर देखता हूँ कि आखिर इन दोनों ने फसल उगा कैसे ली। अरे, खेत में तो चावल की फसल लहर रही है। इन दोनों ने तो चमत्कार कर दिया। क्या देख रहा है सोमनाथ? हैरान है ना खेत कैसे लहरा रहे हैं? ये सब तेरे बाबूजी का आशीर्वाद है, जो संध्या ने हिम्मत दिखाई और चावल की खेती जमीन पर लहरा जा रही है। अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों पर यकीन नहीं किया। संध्या, तुम सच में बहुत मेहनती हो। आज तुम्हारी और माँ की वजह से ही बाबूजी का सपना पूरा हो पाया है। मेरे ही गांव में रहकर इन सास बहू ने चावल की खेती की। अब गांव में इन दोनों की वाहवाही होगी। लोग इन्हीं से फसल खरीदेंगे। मुझे कुछ सोचना होगा। क्या हुआ मालिक, किस सोच में पड़ गए? अच्छा मालिक, अब मैं कल से नहीं आऊँगा। मुझे माँ और संध्या की मदद करनी है। वो दोनों अकेली फसल बेचेंगी तो हिसाब संभाल नहीं पाएंगी, तो अब हम अपने खेत पर ही काम करेंगे। जमींदार अपने आदमियों को बुलाता है। कुछ भी करके इस सास बहू की खेती को नष्ट कर दो, बर्बाद कर दो। जैसी मर्जी वैसे उजाड़ दो इनकी चावल की खेती। ठीक है मालिक, हम काम करके ही लौटेंगे। ये जमींदार साहब तो सोमनाथ का खेत उजाड़ने की बात कर रहे हैं। सोमनाथ ने इनके खेतों में कितनी मेहनत से काम किया है, और आज जब उसने अपने खेत पर काम करना चाहा तो उसे ईर्ष्या में उसके खेत बर्बाद कर देना चाहता है। मुझे सोमनाथ को ये बात बतानी होगी। जमींदार का नौकर भागा हुआ जाता है और सोमनाथ को सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर संध्या और सुचित्रा भी बहुत हैरान हो जाती हैं। संध्या सोमनाथ से यूँ कहती है, हमें पुलिस को खबर करनी होगी। इस जमींदार साहब ने पूरे गांव में अपना राज चला रखा है। कोई अपनी मर्जी से काम ही नहीं कर सकता। वे तो बस इतना चाहते हैं कि सारे गांव वाले उनकी गुलामी करें। बहू ठीक कह रही है। इससे पहले कि देर हो जाए हमें पुलिस में खबर करनी होगी। वे लोग सोमनाथ के साथ पुलिस के पास जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें सारी बातें बताते हैं।
जमींदार के आदमी खेत को तबाह करने वाले होते हैं कि एंड मोमेंट पर पुलिस पहुंच जाती है और वहां जमींदार के आदमियों को पकड़ लेती है। जमींदार के आदमी सारा सच उगल देते हैं और फिर पुलिस जमींदार को गिरफ्तार कर लेती है। देख लूंगा तुम सब लोगों को मेरे खिलाफ पुलिस में शिकायत करते हो। जमींदार साहब, शराफत से चलेंगे पुलिस स्टेशन या फिर डंडे का जोर अपनाना पड़ेगा? और जमींदार को उसके लिए भी सजा मिल जाती है। वो संध्या और सुचित्रा की मेहनत पर पानी फेरने वाला था, लेकिन भगवान मेहनत करने वालों की हमेशा सहायता करते हैं। यह बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। मनुष्य को अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलता है, जैसे संध्या और सुचित्रा को उनके मेहनत का फल मिला। उनके चावल की फसल बहुत ही अच्छे दामों में बिक जाती है और उस दिन से वे तीनों अपने ही जमीन पर खेती करते हुए बहुत ही खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।